जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी का गाजियाबाद के दोहाई गांव से बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। माहौल चुनावी है, लिहाजा बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने अपने इलाके में जाकर लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो धारदार तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहा है। इन सब के बीच गाजियाबाद में मेरी मौजूदगी है और यहां से 2 बार के सांसद, केंद्र में दिग्गज मंत्री जनरल वीके सिंह हमारे साथ आ चुके हैं। चौपाल सजी हुई है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंत्री जी का। आपका बहुत स्वागत है साहब हमारे इस कार्यक्रम में। अब मेरा पहला सवाल सबसे पहले गाजियाबाद से जुड़ा हुआ, गाजियाबाद में किस तरह का माहौल है? आप 2014, 2019 2 बार से यहां पर सांसद हैं। 2022 की चुनौती किस तरह से देख रहे हैं और बीजेपी के लिए इस बार की उपलब्धि यहां क्या रहने वाली है? देखिए, अगर हम गाजियाबाद की बात करें, 2014 के अंदर जब मैं चुनाव के लिए आया था, लोगों के अंदर एक आकांक्षा थी कि गाजियाबाद का कैसे विकास हो। उससे पहले विकास सिर्फ नाम के लिए सुना जाता था। कई चीजों की डिमांड थी, सड़कों की डिमांड थी, दूसरी चीजों की डिमांड थी। और पिछले 7 सालों में जिस तरीके से गाजियाबाद के अंदर एक बदलाव आया है, चाहे आप दिल्ली से आने का समय ले लीजिए, चाहे जिस तरीके से यहाँ पे मेट्रो का या अभी आपने देखा आरआरटीएस का विकास हो रहा, चाहे जिस तरीके से बिजली, पानी और बाकी चीजों का मुहैया कराने का विकास हो रहा है। और जो लोगों के आम जन के बीच में एक धारणा थी कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये शहर जो कि जिला गाजियाबाद फिल्म के नाम से जाना जाता था, इसके अंदर क्राइम का बहुत ज्यादा वो था, आज लोग बाग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आज का गाजियाबाद और पहले के गाजियाबाद में एक फर्क है। अगर आप कहें जी सब कुछ बदल गया, तो मैं कहूंगा सब कुछ नहीं बदला, क्योंकि बदलाव लाने के अंदर समय लगता है, बदलाव लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आरआरटीएस को हम बड़ी मेहनत से लाए हैं, अगले साल तक कंप्लीट होगा। यहाँ पे जिसकी जमीन पहले एक रेट थी, मुझे लगता है कम से कम 10 गुना उसका रेट बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम रोड ले जा रहे हैं, आगे की जो हमारी योजना है वो तभी पूरी होगी जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी। ये तो मतलब दिलचस्प है, बार बार बीजेपी को मौका दे, फिर आप लोग आगे के लिए भी समय मांग लेते हैं कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है और मौका दीजिए तभी डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर ऐसा है कि अनवरत प्रक्रिया हमेशा होती है। अब तक क्या हुआ है, सड़क का काम शुरू हुआ, आधे में छोड़ दिया, देखेंगे आगे, कंप्लीट नहीं हुआ। इस सरकार की एक खासियत है, जिस काम का शिलान्यास होता है वो काम पूरा होता है उसी कार्यकाल में, या उसकी एक मियाद है, उस मियाद के अंदर पूरा होता है, उसको छोड़ते नहीं है। तो लोगों के बीच में जो एक भावना है वो ये है कि इस तरह का विकास होते रहना चाहिए, लोगों को सुरक्षा मिलती रहनी चाहिए। लोगों के लिए जो काम हुए हैं पहले के मुकाबले में, वो इतने ज्यादा हुए हैं कि अगर उनको गिनाने लग जाओ तो बहुत ज्यादा। यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग मौजूद हैं, वो आपसे सीधे सवाल पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना होगा कि मंत्री जी के दावे में कितना दम है। लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूँ कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पर। मैं आपको लेकर चलती हूँ पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध का जो मामला सामने आया है, उस पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल भीड़ नहीं थी, इस वजह से मामले को, छोटी सी बात को ज्यादा तूल देने में, बतंगड़ बनाने में बात को लग गई है बीजेपी। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं ये कहूंगा कि सेंध नहीं लगी, सुरक्षा थी नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री के आवागमन के समय जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं या राष्ट्रपति जाते हैं, एक तरीका है। एसपीजी की एडवांस टीम जाती है, एसपीजी की टीम वहां पर शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करती है। उनके मुख्यमंत्री को पता होता है कि क्या प्रोग्राम है, कहां से कब जाना है, उस प्रोग्राम के अंदर क्या कंटिजेंसी हो सकती है, क्या विकल्प हो सकते हैं, किसी कारण से ये हो जाए तो ये करना है। अगर ये सब कुछ किया गया होता तो प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे जा रहे थे वो रास्ता उनको साफ मिलता। इसका मतलब ये है कि पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया। एन मौके पर ना पंजाब के डीजीपी कॉन्टेक्टेबल थे, ना उनके मुख्यमंत्री कॉन्टेक्टेबल थे। इसमें आप क्या कहेंगे? मैं तो ये मानकर चलता हूं
कि पंजाब सरकार का पूरा फेलियर था, और अगर इसके पीछे ये कहा जाए कि कोई साजिश है या नीचा दिखाने की कोशिश है या खतरे में डालने की कोशिश है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन चन्नी साहब कह रहे हैं कि नहीं, मामले को बेवजह तूल देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कल वो हमारे रिपोर्टर के साथ थे, रास्ते में एक जगह उनका विरोध हो रहा था, वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं। देखिए, चन्नी साहब पुराने अधिकारी हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए हैं। मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स में जाने के बजाय पहले अपने अधिकारी के टाइम की चीजों को देख लें। जो चीजें एक उनका जो सिस्टम है, अगर वो सिस्टम आपने नहीं लगाया है तो गलती किसकी है? अब आप अचानक कहते नहीं जी वो अचानक आ गए थे, ऐसे नहीं होता है। प्रधानमंत्री यहां से मेरठ तक गए, क्या कोई अचानक आया क्या? यहां पर मेरठ से सलावा तक गए यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने, लोग बाग जा रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता अलग बनाया गया, पुलिस ने एक रास्ता उनके लिए अलग। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री रोड से नहीं जाते। साजिश थी इसके पीछे? कुछ ना कुछ तो था। कौन था? दाल में काला है। अगर साजिश थी तो कौन था इसके पीछे? पंजाब गवर्नमेंट उसका जवाब देगी। एक तरफ छन्नी साहब जवाब देंगे कि इसमें क्या था, और सच सच अगर वो बोलेंगे तो जनता को पता चलेगा कि इसके अंदर क्या गड़बड़ है। सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री चन्नी से बात कर जांच निष्पक्ष तरीके से कराने की बात कही है, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो जांच के आदेश दिए हैं, कि क्या अगर इसी तरीके से राहुल गांधी के साथ हुआ होता तो कांग्रेस क्या कहती? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा और छन्नी साहब से पूछना चाहूंगा। ये देखिए, किसी भी चीज को अगर हम छिपाने की कोशिश करेंगे तो आगे जाकर नुकसान होगा। आप 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं। बिल्कुल। और उसके बाद एक नियमावली बनी है, एक ब्लू बुक बनी है। हम लोग भी जब मंच पे जाते हैं प्रधानमंत्री के, तो कुछ हमें नियम फॉलो करने पड़ते हैं। यहां तो रास्ते की बात है। बिल्कुल। तो अगर नियम नहीं फॉलो किए गए तो किसकी गलती थी? एक डीजीपी जिसको कि छन्नी साहब लेकर आए हैं, इससे पहले उनके एक डीजीपी थे जिनका बड़ा नाम था, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, किसी कारण उनको हटाया गया, नए डीजीपी को लाया गया। वो डीजीपी साहब ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी की कि नहीं की? बिल्कुल। ये एक सवाल है। बिल्कुल। और इस सवाल का अगर सही उत्तर ढूंढा जाएगा तो आपको पंजाब सरकार की सरासर गलती मिलेगी। अब पूरे मामले की जांच हो रही है, आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब मैं आ जाती हूं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर। विकास के दावे आप लोग बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन इसी में राम जी की भी एंट्री कराई जा रही है, भगवान कृष्ण की भी एंट्री कराई जा रही है, तो बिना धर्म के मतलब बीजेपी का काम नहीं चलता है। देखिए, बीजेपी विकास करती है और सर्वांगीण विकास करती है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं उसमें सब चीजें आ जाती हैं। हम सड़क का भी विकास करते हैं, हम गरीब और किसान की भी बात सुनते हैं और उनके लिए काम करते हैं, हम खेती कैसे ज्यादा पैदा हो उसकी भी बात करते हैं, दुकानदार कैसे अपनी चीजों को ठीक चला सके उसकी भी बात करते हैं, परिवहन जो है उसकी भी बात करते हैं। अगर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई मामला है, और मैं उसको धर्म की बात नहीं कह रहा हूं, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला, उसकी भी बात करते हैं। अखिलेश यादव आप लोगों के ऊपर हमलावर हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि 400 लूज कर जाएगी सीटें, कहीं आएगी नहीं, और पश्चिमी यूपी में तो उसका खाता भी नहीं खुलेगा। जो लोग कभी जिन्होंने अपने परिवार के अलावा और किसी को नहीं पहचाना, तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? एक परिवारवादी सोच, उसके अंदर आप कुछ भी जोड़ते चले जाए। अगर आप ये सोचें कि तुष्टीकरण से आपको वोट मिल जाएगी, तुष्टीकरण से वोट नहीं मिल जाएगी। आज आपको मैं गाजियाबाद का बताता हूं। गाजियाबाद के अंदर हमारी उज्ज्वला योजना जब आई, ज्यादातर बीपीएल लिस्ट के अंदर किनके नाम थे? हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम थे। हमारी सरकार ने नहीं कहा कि इनको मत दो, लेकिन मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर अखिलेश जी की सरकार होती, ऐसी योजना आती, वो कहते हैं सिर्फ मुस्लिम समुदाय को दो, बाकियों को मत दो। किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा समय तक चला। पश्चिमी यूपी में माना जा रहा है कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और यहां पर बीजेपी के लिए 2017 या 19 या 14 वाली स्थिति इस बार नहीं है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, यहाँ चावल और गेहूं कम उगाते हैं।
जो कानून के अंदर जो चीजें दी हैं वो गेहूं और चावल से ताल्लुक रखती हैं। हमारे यहाँ क्या फर्क पड़ेगा? किसान को जो पैसा गन्ने का मायावती सरकार के समय नहीं मिला, जो अखिलेश जी के समय नहीं मिला, उसको भी मिला के हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों का जो मिलना चाहिए था वो दिया है। गांव के बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इन लोगों के सवाल लेते हैं। आप लोगों में से कौन सवाल पूछना चाहता है मंत्री जी से? कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाइए। किसी के कोई सवाल ही नहीं है? आपके हैं? ये लीजिए, इधर आइए। क्या नाम है दादा आपका? दीवान सिंह नाम है। हाँ। देखो जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गांव की जमीन है ये सरकार ले रही है, किसानों को मुआवजा दे रही है। अब उससे किसान भी बेरोजगार हो रहे हैं। बाकी इस गांव में जो रहने वाले गरीब आदमी हैं, जुलाहे कंडेरे जो भी जाति है जो किसानों से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। क्या किसान मंत्री महोदय जो इस गांव की जनता गरीब उसके लिए कोई योजना है? जो इस गांव में जो योजना आ रही है हाईवे की, योजना क्या है जिन लोगों की जमीन ली जा रही है? देखिए, जब जमीन किसी की ली जाती है उसके साथ एक योजना बनती है कि किसको नौकरी मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। ये सरकार का एक नियम है और उस नियम के अनुसार चीजें चलेंगी। हो जाएगा। आपके गांव का कोटा होगा। आपके यहाँ तो वैसे ही जमीन के भाव बढ़ने वाले हैं। मेरा यह है कि डीएम भी, एडीओ साहब भी और ये तुम्हारा लाइनमैन भी, इनकी सपोर्ट और विद्युत सुरक्षा विभाग भी वो सब काम कर गए, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बारे में कुछ सोचें। बिजली की आग लगी थी क्या? अच्छा, बिजली की जो आग लगी थी, जो बिजली को लेकर आपने, हाँ, उन्होंने जवाब दे दिया है। कुछ और इधर से? मेरी हाईवे में जमीन गई थी जी, और कोई 5-1 बीघे जमीन मेरी बच गई थी। अब उस जमीन में इन्होंने, हाईवे वालों ने, जो पानी बारिश का आता है वो सारा पानी उसी में भर जाता है। बिल्कुल खेत बेकार पड़े जी मेरे। तो उसमें इधर तालाब है, तालाब का पानी भी उसकी निकासी है नहीं बिल्कुल भी। तो 4-5 बीघे जमीन मेरी बिल्कुल उसमें पानी भरा ही रहता है। बस मेरी तो यूं है जी। आप अपना ये डिटेल दे दीजिएगा, मैं NHAI वालों को भेज दूंगा, उसको ठीक करा लेंगे। ठीक है। एक आखिरी सवाल और लेंगे हम। एक आखिरी सवाल बताइए, आप पूछना चाह रहे हैं? कोई यहाँ हमारे यहाँ कोई अस्पताल इस तरह का बन जाए ताकि जो हमारे आने वाला क्षेत्र है वो सब के सब, कॉलेज तो बहुत हैं, अस्पताल की असुविधा है। दुहाई के लोग अस्पताल मांग रहे हैं आपसे कि ये बीच में पड़ता है सेंटर में। मुरादनगर क्षेत्र में अस्पताल की आवश्यकता है और इसके लिए प्रपोजल गया हुआ है। अभी एक जो कि जिसका हम शिलान्यास किया है अभी योगी जी ने जी, वो विजयनगर इलाके में किया है। उसके अलावा साहिबाबाद में, मुरादनगर में, लोनी में, इन सब जगह एक अस्पताल आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आपकी ओर से क्या कंट्रीब्यूट किया गया है जिसके मद्देनजर जो यहाँ की जनता है वो बीजेपी को वोट करेगी? देखिए, अगर हम सिविल एविएशन का मामला लें, हिंडन के अंदर सिविल एनक्लेव बना है, उड़ान स्कीम के नीचे उसका हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि अगले 1-2 महीने के अंदर हम यहाँ से लखनऊ के लिए, इलाहाबाद के लिए, वाराणसी के लिए, अयोध्या के लिए, साउथ में जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा जाते हैं और उत्तराखंड के लिए जाते हैं, इन सब की फ्लाइट यहाँ पे शुरू होंगी। क्योंकि उड़ान योजना जो है वो बाजार के ऊपर आधारित है। तो इसलिए एयरलाइंस को अपने उसके अंदर मुनाफा और फायदा देखना पड़ता है। तो उसमें वो क्या किस तरीके से करेंगे उसके लिए चल रहा है। तो उससे एक सुविधा तो लोगों को ये हो जाएगी कि जा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, जहां तक राजमार्गों की बात है, ईस्टर्न पेरिफेरल हमारे नजदीक है। अगले साल तक ये RRTS शुरू हो जाएगी जिससे कि मेरठ तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। अभी भी मेरठ एक्सप्रेसवे पे हम जाते हैं, यहाँ से हमको आधा घंटा लगता है सिर्फ, और यहाँ से अगर हम दिल्ली जाते हैं तो 35 मिनट लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है हमारे लिए। एक और सवाल है, महंगाई वर्सेस मुफ्त राशन। एक तरफ महंगाई को लेकर जनता में नाराजगी है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर कोरोना काल में जिन लोगों को मुफ्त राशन मिल रहे हैं उन लोगों के अंदर सरकार को लेकर एक अच्छी भावना भी है। महंगाई को लेकर कंट्रोल कर पाने में आप लोग नाकाम रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। आज सबके घर पर ज्यादा खर्चा आता है और कोशिश की जा रही है, जैसा कि
जब हम लोग वित्त मंत्री से बात करते हैं, कोशिश की जा रही है कि कैसे इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। चाइना के मुद्दे पर राहुल गांधी बहुत घेरते हैं आप लोगों को। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू करके बैठी हुई है, तो जो चीन वाले उनको बोलते हैं वो यहाँ पे आकर उसकी बात करते हैं। तो मैं कई बार जब वो बोलते हैं, मुझे लगता है कि ना तो वो पढ़कर आते हैं, ना उस चीज की गहराई में जाते हैं। वो हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बता रहे हैं, आप लोगों को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते हैं, गोडसेवादी पार्टी। देखिए, हिंदू शब्द जो है वो हमारे किसी वेद पुराण में नहीं है, ये बाहर से दिया हुआ है। हम लोग सब सनातन धर्मी हैं, सब सनातन धर्मी हैं। आप आर्मी में इतने बड़े पद पर रहे, आपने इतने लंबे समय तक देश के लिए अपनी सेवा दी, उसके बाद आप राजनीति में आए। दोनों में किस तरह का फर्क अपने भीतर आपने पाया? दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। और दूसरी, पर्सनल लाइफ में जब आप खाली होते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? आपकी हॉबीज क्या हैं? अभी सुबह से लेकर शाम तक की आपकी क्या दिनचर्या है? हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, फर्क ये है जी, जो आपकी स्कूटी में है हाँ, और एक कार के अंदर है, दोनों का अंतर नहीं बताया जा सकता। वो एक अलग तरह का एक सिस्टम है, एक अलग तरह की जिंदगी है, एक अलग तरह का काम करने का तरीका है। कठिन क्या है? कठिन ये ज्यादा कठिन है। राजनीति। राजनीति ज्यादा कठिन है। जिस वीके सिंह के साथ मैं बैठी हुई हूँ, ये जनरल ज्यादा है या राजनेता? ये आदमी ज्यादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और वीके सिंह जी एक बार फिर से इस बात का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, क्योंकि सरकार की ओर से काफी ज्यादा कामकाज किए गए हैं। पुरानी सरकारों को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ये बार बार निशाने पर ले रहे हैं। अब इनकी बातों पर कितना भरोसा यहाँ की जनता कर पाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन पुरजोर तरीके से एक बार फिर से बीजेपी की वापसी की बात यहाँ जनरल वीके सिंह की ओर से की गई है। गाजियाबाद से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गाजियाबाद आज तक।